नमस्कार, स्वागत है आप सबका हंस कथा मासिक और दिल्ली के संभव थिएटर ग्रुप की इस नई पहल रंग पाठ में। आज ये हमारे रंग पाठ का पहला कार्यक्रम है, तो इसे हम रंग पाठ 1 भी कह सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको कहानियां पढ़ के सुनाएंगे, नाटकों के हिस्से ही पढ़ के सुना सकते हैं और कविताएं भी। और इसको शुरू करने की वजह यह रही है कि आजकल जब लगभग हर तरह की रंगमंच की गतिविधि रुकी हुई है, कुछ खास हो नहीं रहा है, तो सोचा क्यों ना इसी बहाने से हम लोग कुछ एक गतिविधि शुरू करें। अपने जो नाट्य प्रेमी और रंग प्रेमी दर्शक हैं, अपने दोस्त हैं, उनसे हम जुड़ें। आज के इस पहले कार्यक्रम में हम 2 महिला लेखकों की कहानियां आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे। पहली कहानी है एक स्त्री के कारनामे और दूसरी कहानी है अनावृत कौन। एक स्त्री के कारनामे कहानी की लेखिका हैं डॉक्टर सूर्यबाला। इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आप जितनी अच्छी कहानीकार हैं, उतनी ही कुशल व्यंग्यकार भी हैं। अब तक आपके 10 कथा संग्रह और 3 व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सूर्यबाला जी को अनेक पुरस्कार मिले हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं प्रियदर्शनी पुरस्कार, रत्नी देवी गोयनका वाग्देवी पुरस्कार, हरिशंकर परसाई स्मृति सम्मान आदि। तो चलिए सुनते हैं सूर्यबाला जी की कहानी एक स्त्री के कारनामे। मैं औसत कद काठी की लगभग खूबसूरत एक औरत हूं, बल्कि महिला कहना ज्यादा ठीक होगा। सुशिक्षित, शिष्ट और बुद्धिमती, बल्कि बौद्धिक कहना ज्यादा ठीक होगा। शादी भी हो चुकी है और एक अदद लगभग गौरवर्ण, सुदर्शन, स्वस्थ, पूरे 5 फुट 11 इंच लंबाई वाले मृदभाषी पति की पत्नी। बच्चे है ना, बेटे भी बेटी भी सौभाग्य से, समय से और सुविधा से पैदा हुए, भली भांति पल पुस कर बड़े होने वाले, आज्ञाकारी और कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ समय से होमवर्क करने वाले। संपन्नता और सुविधाएं इतनी तो है ही कि एक पति, 2 कामवालियों और 3 बच्चों वाला ये कारवां कदम कदम बढ़ाते हुए लगभग हर कदम पर खुशी के गीत गाता चल सकता है। अर्थात पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, टर्मिनल, सब कुछ बेहद सुबीते और सलीके से, पूरी जिंदगी ही। जितने पैसे मांगती हूँ पति दे देते हैं, जहां जाना चाहती हूँ पति जाने देते हैं। कभी रोकते टोकते नहीं, पूछते पाछते भी नहीं। कभी उन्हें भी साथ चलने को कहती हूँ तो चले चलते हैं, और कभी नहीं कहती तो नहीं चलते। खाना भी सदा सादा और स्वास्थ्यप्रद ही खाते हैं, और कभी वे ही व्यंजन दोबारा दोबारा बन गए तो मैं क्षमा मांगने के लहजे में सॉरी कह देती हूँ, और वो बेहद धीमे से इट्स ऑल राइट कहकर पारी समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। वरना लोगों के घरों में तो जरा से कम नमक या जरा से ज्यादा मिर्च की बात पर बवाल मचाने वाले पति मैंने खूब देखे हैं। पहले बवाल मचता है, फिर जलजला आता है, और उसके बाद मान मनोवल। पूरे घंटे 2 घंटे तो लग ही जाते हैं इस 12 मासी कार्यक्रम को निपटने में। लेकिन मेरे घर में कसम से आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तभी तो लोग कहते हैं कि मेरे पति आदमी नहीं, देवता है। घर में 3 अखबार आते हैं, 2 फोन और 1 रंगीन टीवी है। वो ऑफिस के घंटों के ऊपर नीचे सारे अखबार पढ़ते हैं, साथ साथ टीवी भी चलता रहता है। जिस चैनल पर जो आता है देखते हैं, जो चैनल लगा है उसे लगा रहने देते हैं, जैसा कार्यक्रम आता है आते रहने देते हैं। परेशान नहीं होते कभी। समय काटने की तो कोई समस्या ही नहीं है उनके सामने। आप से आप आराम से कटता जाता है। वरना कितने लोग तो समय को लेकर तमाम उठापटक किए जाते हैं कि कैसे काटा जाए और कैसे बचाया जाए।
लेकिन मेरे पति को ऐसी कोई उधेड़बुन नहीं व्यापती। वो ऐसी हर समस्या के मूर्तिमान समाधान होते हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें आदमी नहीं, देवता कहते हैं। लेकिन अपनी क्या कहूं, कहते हुए भी शर्म आती है। उनके देवत्व को संभाल पाने का शौर ही नहीं मुझे। वो जितने देवता होते जाते हैं, मैं उतनी बेढंगी। हंसती हूं तो खिलखिलाकर हंसती चली जाती हूँ, और रोती हूं तो बेतहाशा सावन भादो की झड़ी लगा देती हूँ। और गुस्सा तो मेरी नाक पर रहता है, वो भी बेवजह। बात बेबात भपक पड़ती हूँ, अक्सर बिना बात, अपने देवता समान पति पर भी। अच्छी तरह से जानती हूँ कि गलती सरासर मेरी ही होती है, फिर भी वो बेहद शांत भाव से बिना ये जाने समझे सुने कि मैं किस बात पर भपकी हूँ, कभी इट्स ओके कह देते हैं तो कभी सॉरी। पड़ोसियों का कहना है कि आज तक कभी इनकी आवाज तक सुनाई नहीं दी। बात सच है। जब घर में नहीं सुनाई दी तो बाहर तक कैसे जाएगी। मान लीजिए छुट्टी के दिन वो मुझे बाहर निकलते दिखे तो मुझसे नहीं रहा जाता, बरबसी पूछ बैठती हूँ, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। कहाँ? बाहर कहाँ? किसी एक से मिलने। किससे? तुम जानती नहीं उन्हें। अच्छा, कब तक लौटेंगे? जल्दी भी आ सकता हूँ और देर भी हो सकती है। वही तो मैंने पहले ही बताया ना, मृदभाषी मितभाषी। अब बताइए, इसमें जरा भी बौखलाने वाली बात हो सकती है? नहीं ना। तो भी मैं तकरार पर उतारू हो जाती हूँ। उनकी सारी सदाशयता ताक पर रखकर रार ठान लेती हूँ। एक बार तो मैं सीधे शिकायत पर उतर आई। आप तो मुझसे कभी बात करते नहीं, सारा समय ये अखबार, टीवी, कंप्यूटर, फोन। ओ सॉरी। उन्होंने ठीक है, बताओ क्या बात करूं। अब ये अनुकूलता की चरम सीमा ही हुई ना, कि वो खुद मुझसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या बातें करें मुझसे। लेकिन ऐन वक्त पर मेरी अक्ल पर पत्थर जो पड़ जाते हैं। हड़बड़ा कर सोचने लगती हूँ कि इनको क्या विषय दूं मुझसे बात करने को। घबराहट ये कि वो इंतजार कर रहे हैं और मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा। हकला कर कहती हूँ, अरे और नहीं तो यही कि आज पूरा दिन ऑफिस में कैसा बीता। दिन भर कितनी बड़ी बड़ी चीजें घटी होगी ना। वही कुछ। यस। उन्होंने याद करने की कोशिश की और स्थिर भाव से बताने लगे। मैं मन लगाकर सुनने लगी। आज सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरा चपरासी प्यारेलाल हमेशा की तरह दूसरे चपरासी कामता के पास खैनी मांगने गया हुआ था। ऑपरेटर भी देर से आई। पैकिंग में 10:30 से गो स्लो शुरू हो गया, इसीलिए कायदे से माल की जो लोडिंग 3:30 तक हो जानी चाहिए थी वो 5:30 बल्कि 5:45 तक चली। ट्रकों को ज्यादा इंतजार करना पड़ा। पैकिंग डिपार्टमेंट और लोडिंग वालों के बीच इस सब को लेकर तनातनी रही। कैशियर बरुआ ने छुट्टी बढ़ा ली तो बहुत से बिलों का भुगतान रुक गया। और हाँ, केमिकल लैब का मखीजा आज फिर वैक्सीन की कल्चर चुराते हुए पकड़ा गया। बीच में 1.5 घंटे बिजली गायब रही। रहमतगंज वाले टैंकर का ब्रेकडाउन हो गया। 3:30 बजे से बजट की मीटिंग थी और बात करूं कि बस। उफ, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने ही इन्हें बात करने के लिए कहा था, और वो इतनी देर से मेरा कहा मानकर दिन भर चले कार्यकलापों का विवरण दे रहे थे, जबकि मैं शायद बीच में ही ढपक जाने या कुछ और सोचने लग जाने की वजह से कुल 1-2 वाक्यों से ज्यादा कुछ ठीक से सुन समझ नहीं पाई। अब ये तो मेरी ही बेअदबी की हद हुई ना, कि खुद ही पूछे सवालों के जवाब सुनने की जगह उबासियां लेती, कुछ और सोचती, झपकती रही। लेकिन वो अब भी पूछ रहे थे कि क्या कुछ और बातें की जाएं? हार कर एक रास्ता निकाला। जाने दीजिए, आप थक गए होंगे ना, मैं चाय बनाती हूँ, बनाऊं? वो मेरे मना कर देने पर निश्चिंत भाव से टीवी देखने लगे। मेरा कहा सुन नहीं पाया।
मैंने थोड़ा रुक कर इंतजार किया, फिर पूछा, चाय बनाऊं, पिएंगे? हाँ, पी लूंगा। मैं अच्छी खासी समझदार पत्नी की तरह किचन में गई, पतीला गैस पर चढ़ाया। इतने में ही बस न जाने मुझे क्या हुआ, मेरे अंदर झल्लाहट का भपका सा आ गया, एकदम पागलपन के दौरे की तरह। जैसे दिल दिमाग की सारी समझदारियां ध्वस्त पस्त होने लगे, जैसे कोई तोड़क विध्वंसक बुलडोजर अचानक कतार में खड़ी सलीकेदार इमारतों को तोड़ने ध्वंस करने पर उतारू हो जाए। इस तोड़क दस्ते का आक्रामक संचालन मैं ही बचा रही हूँ। शोर शराबे के बीच जो कुछ थोड़ा सुन समझ पड़ रहा है उसका आशय है, पी लूंगा। क्या मतलब, कोई एहसान करोगे क्या मुझ पर? कायदे से ये नहीं कह सकते थे कि हाँ हाँ, बनाओ ना चाय, आज मेरा भी दिल बहुत कर रहा है चाय पीने का। या फिर यही कह देते कि सुनो, एक काम करो, जरा अदरक और काली मिर्च डालकर तड़कदार चाय बनाओ आज। इस किस्म की सारी इबारतें नाजायज, सारे निर्माण अवैध, सब गिरे ढहे ध्वस्त पस्त। मलबे पर सिर्फ एक मनहूस सा शब्द टंगा है, पी लूंगा। लेकिन ये सब मेरे अंदर के लोक की माया है। बाहर तो गैस पर चाय का पानी खोल रहा है और ट्रे में बदस्तूर शुगर पॉट और मिल्क पॉट के साथ चाय की प्यालियां सजी। अचानक फिर से मुझे जाने क्या होने लगता है, चाय का पानी मेरे अंदर खौलने लगता है, बर्नर की लपटें तेज और तेज लपलपाने लगती है, यहाँ वहां सब कुछ दहकने तपने लगता है, दिल दिमाग बेकाबू एक वहशी उत्तेजना की चपेट में। और अचानक मैं खुद को रोकते न रोकते चाय की पत्ती और कुटी अदरक के संग पूरे चम्मच भर काली मिर्च की बुकनी खौलते पानी में डाल देती हूँ। और अब मैं सांस रोक धड़कने समेत उन्हें चाय का पहला घूंट लेते देख रही हूं। अब बोले, बस अब, उफ, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर पाती। क्यों, क्या हुआ? काली मिर्च खूब ज्यादा पड़ गई ना? हाँ, बोलो बोलो ना। हाँ, तो इट्स ऑल राइट। क्या? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, मेरा मौन वहशियाना हो उठता है। बात बात कैसे नहीं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि काली मिर्च झुकी हुई चाय में चाय पर ही नहीं बल्कि काली मिर्च का शोरबा है, और ये शोरबा मैंने बनाया है जानबूझकर, जिससे इस घर में बिछी बर्फ की सिल्लियां चकनाचूर हो। बर्फ पिघले तो पानी बहे और हवा हिलकोरे, तूफानी ही सही। हवा, पानी, बर्फ और तूफान, बादल, बिजली, सब कुछ एक साथ। बहुत हो गई देवताई, थोड़ा ही सही हैवानियत पर तो उतरा जाए। यष्ट धातु के सांचे में दही मूरत चिटके और हाड़ मांस के एक साबुत आदमी से सांप का तो पड़े। लेकिन मैं इंतजार करती रही, कोई तूफान नहीं आया, कोई बिजली नहीं कड़की, ना बादल ना बारिश। ग्लानि से भरी मैं चुपचाप उठी और मैंने अपने आप को कहते सुना, सॉरी, मुझसे काली मिर्च की बुकनी ज्यादा पड़ गई, दूसरी बनाकर लाती हूं। और ट्रे उठाकर चल दी। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता ना? मैं खुद हकबकी हैरान सी देखती हूँ, मेरे देवता समान पति और मैं शांति से साथ साथ चाय पी रहे हैं। तो मित्रों, ये थी कहानी एक स्त्री के कारनामे। हमारी आज की दूसरी कहानी है राजी सेठ की लिखी हुई अनावृत कौन। चलिए, आपको वैसे तो खैर राजी सेठ को सभी जानते हैं, लेकिन तब भी आपको एक उनका संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। राजी सेठ जी का जन्म नौशेरा कैंटोनमेंट में सन 1935 में हुआ था। ये जगह पाकिस्तान में है। आप छात्रा तो रही अंग्रेजी साहित्य की, लेकिन आपने लेखन के लिए
हिंदी को चुना। आपके लेखन के बारे में कहा जाता है, राजी जी के शिल्प में भाषा, शैली, शब्द, संगीत, तरह तरह के कोलाज या पेंटिंग एक साथ उभरते हैं। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित राजी जी को प्राप्त कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं: हिंदी अकादमी सम्मान, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार तथा वाग्मणि सम्मान आदि। तो चलिए सुनते हैं अनावृत कौन। बातें तो सब इसी तरह शुरू होती हैं, किसी एक कण से, दूध में पड़ी जामन की बूंद की तरह, जो द्रव की सारी तासीर को आद्यांत में बदल देती। मैंने भी तो उस दिन इतना ही कहा था, एक वाक्य मात्र, एक छोटी सी बात, अधिक तो अपने भीतर की बाधा को शब्द दिए। बहस इसलिए नहीं कि उन शब्दों का मंतव्य कटु था, बल्कि इसलिए कि मैं जानती थी प्रकाश इसे सहज ना लेगा। प्रकाश सदा ही चीजों को ऐसे क्यों लेता है? क्यों सुख को छीन झपट कर अपने अकेले के हवाले कर देना चाहता है? बांटने का सुख शायद वो नहीं जानता, सब कुछ हड़प कर लेना चाहता है, हर चीज को तोड़ मरोड़ कर अपने सुख साधन में बदल देना चाहता है। परंतु क्या ऐसा होता है? हो पाता है? सुख कितने अनजाने स्रोतों से, कितना अचानक, कितना दबे पाव आ निकलता है, ये वो नहीं जानता। कभी कविता की कोई एक पंक्ति या आंखों से चमकता आग्रह, छोटी सी कोई बात, पगडंडियों पर चुपचाप चलते होना। उस शाम भी होटल की ढलान से सड़क पर उतरने की उसकी मुद्रा मुझे ऐसी ही अत्यधिक उत्फुल्ल लगी थी। इधर आओ, इधर आओ। वो देख रही हो वहां उस पहाड़ी पर जहां वो लाइट्स टिमटिमा रही है, सेसिल है वो जगह। जानती हो, वहां जो कैबरे की टीम है ना, वो पेरिस तक हो आई है, पेरिस तक। इजंट इट जस्ट सुपर्ब? आज बड़ा मजा आ रहा है ना? नहीं, कम से कम तुम यहां तो हो, पूरी की पूरी मेरे पास है? कम से कम पूरी की पूरी मेरे साथ, मेरे पास। मैं डर गई थी, जितनी सी उसके पकड़ में थी वो भी नहीं रही। उसके चाहे बिना मैं पीछे को लौट आई थी, जहां से इस प्रकार के डर का बीजारोपण हुआ था। मेरी पूरी की पूरी उसके साथ ना होने का एहसास और लावा उगलती उसकी खींच। हमारी शादी को अभी कम ही समय हुआ था। प्रकाश की बड़ी दीदी न्यूयॉर्क से आई हुई थी 8 सप्ताह के लिए। उनके रहने तक शिमला जाने का अपना कार्यक्रम हम लोगों ने स्थगित ही रख छोड़ा था। इसके साथ ही घर में एक बड़ी त्रासद घटना घटी। प्रकाश के बड़े भैया भारत पाक युद्ध में वीरगति पा गए। घर में एक घटा सी छा गई। मृत्यु के बाद के दिनों में तो एक तरह की भागम भाग रही। इस आकस्मिक आघात की व्यस्तता से रौनती, कूटती, आवागमन, संदेशे, संबंधी, भैया के बच्चे, दुख, कातरता। बाद में रह गया एक अटूट सन्नाटा, जिसके केंद्र में रह गई भाभी। खुलती बिलकती वो नहीं थी, शायद खुल पाने की जमीन का अभाव महसूस करती हो। उनके दोनों बच्चे जब शेरवुड चले गए तो वो भी अपने पिता के घर चली गई। 1 महीने बाद वो आई भी, 2.5 महीने तक रही भी। तब पापा को उन्होंने बताया था, पापा, मैंने गैस एजेंसी के लिए अर्जी दी है, मिल जाने की संभावना भी है। पापा अत्यंत उलझे हुए थे, छलक छलक पड़ते थे, परंतु उन्हें रोक नहीं सकते थे। घर में वे बड़े कठिन क्षण थे। कोरे कपड़े सा उठूंग अकड़ा हुआ मेरा नयापन, और घर में कुएं से बड़े घाव, जिनको गहरे हुए, गूंजे हुए आत्मीय स्पर्शों की आवश्यकता। मैं फूक फूक कर कदम रखती थी। बड़ा क्रूर सा लगता है अपने भीतर को यूं बाहर छलकाते होना। जिया हुआ भाभी की सदैव सजल आंखों में झूलता होता एक तरफ, और मैं अपने आप को ये सोचकर ढांपती होती कि जिए हुए की गंध यथार्थ की तरह चटक होती, गहरे निशान छोड़ जाती। पर मुझे तो अभी जीना है, उसकी स्थिति भी है, सामर्थ्य भी, और सामने एक अदद भविष्य भी।
उनके लिए खोए हुए क्षणों का दंश ही दंश है। ये प्रकाश घुटा घुटा सा रहता, मेरे इस आरोपित संयम से पूरी तरह अप्रसन्न, आंखों से आग्रह फेंकता, खुलेआम इस आंख से उस आंख की यात्रा में किसी दूसरे द्वारा झपट लिए जाने के अंदेशे से मैं उन संदेशों को अनदेखा कर देती। एक विश्वास कि अपने कमरे में जाकर उसे शांत करने में कठिनाई ना होगी, पर कठिनाई होती थी। रात को दरवाजा बंद कर लेने के बाद उसकी दबी हुई खींच उद्दंड हो उठती। उस दिन दरवाजा बंद करते ही वो बोला, सुनो, क्या तुम कभी भी सारी दुनिया को भूल नहीं सकती? ये सारी दुनिया कौन है? इस सारी दुनिया के घेरे में इस समय तो भाभी ही है, वो भी मेरे नहीं, प्रकाश के भाई की पत्नी। प्रकाश, ये भाभी को दिन भर यूं देखते अपने शादी के नएपन पर गिल्ट होता है। प्रकाश ने तेजी से गर्दन घुमाई और बोला, सुनो, नाइटी पहनना जरूरी नहीं है क्या? तुम इस वक्त अपने कमरे में हो, हमारे कमरे में हो, क्या ये भी अब बताना पड़ेगा तुम्हें? जानती हूं। मैं झटके से उठ बैठी, मुंह हाथ धोकर शरीर पर नाइटी सरकाकर मैं प्रकाश के कुर्सी के हत्थे पर बैठ गई। मैंने उसके बालों में उंगलियां उलझा ली। नाराज हो क्या? नहीं। हो तो? नहीं। नाराज क्यों होने लगा? यही तो मैं भी कह रही हूं। असल में तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, औरों के साथ हूं। लग भी सकता है। भाभी की बात और है प्रकाश, वो दुख में है। तुमने कैसे समझा कि मैं भाभी के विरुद्ध हूं? विरुद्ध नहीं, पर कारण तो वही बन जाती है ना। कारण वो नहीं है, कारण तुम हो कारण। तुम्हारा ये रुख। मुमकिन है। मैंने एकदम हथियार डाल दिए। प्रकाश को अच्छा सा लगा, परंतु दूसरे ही क्षण सहज हो जाने में संभवतः उसे अपने पौरुष की हानि भी लगी। अतः वो निर्विकार सिगरेट पीता रहा। उस क्षण अचानक मेरा वहां से उठ जाने को जी चाहा, परंतु एक बार उसके इतना निकट बैठ गई थी तो अपनी क्रिया और मुद्रा बदल देने का कोई कारण न था। वहीं बैठे मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर सरका दिया। इस स्पर्श को वो अधिकार की तरह भोगता रहा, लगभग एक तरफा। ऐसे अधिकार भोग को मात्र सहना ही होता है, वहां से कुछ लौट कर नहीं आता, अपने पास से जाता ही जाता है। प्रकाश को वो रात जितनी मधुर और अधिकारपूर्ण लगी थी, मुझे उतनी ही असह्य और क्रूर। हाथ प्यार के लिए उठे और परंतु स्पर्श इतने फौलादी इस्पाती कि स्वामित्व भोग का हिंसक एहसास ही गले उतरता है। अधिकार की हिंसा को प्यार के चोले में आवृत मैंने पहली बार देखा था। डर की नींव शायद उसी रात पड़ गई थी। उस हिंसा से न केवल डर ही लगा था, मेरा ये विश्वास कि मैं कुछ भी करती रहकर अपने कमरे में अपने बाहों में घेर कर उसे मना लूंगी, चकनाचूर हो गया। भाभी के जाने के बाद घर में जैसे ही कुछ सामान्यता सी आई, प्रकाश ने शिमला जाने का प्रोग्राम बना लिया। अनुमति लेने की अपेक्षा पापा को सूचित करने की औपचारिकता उसने अधिक निभाई थी। पापा सुनिए। हाँ बोलो। दरअसल आपको कुछ बताना है। हाँ बात दरअसल ये है पापा कि मतलब हम दोनों ने शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया है। जरूर जाओ बेटा। देखो मेरी फिक्र मत करना, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। जब उस समय कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। जरूर जाओ बेटा, जरूर जाओ। प्रकाश, ये पापा कितने अकेले पड़ गए ना, कितने आकुल है। पता है, उस दिन कपड़ों में डालने वाली नील में मिली कांच की किरचों से मेरे हाथ जख्मी हो गए तो पापा बेचारे कितने फड़फड़ाए थे। क्या क्या इसी देश के लिए मेरा बेटा मारा गया?
पापा बेचारे कितने बिखर गए हैं ना, अकेले पड़ जाते हैं। मम्मी होती तो। हाँ, अकेले तो पड़ ही जाते हैं। चलो ठीक है, ऐसा है, कल से ना ये मंगल है ना, मंगल कोठी के अंदर रहेगा। वो तो है, परंतु मंगल कितना भी घरेलू हो, है तो नौकर ही ना। और सुनो, तुम कहीं शिमला ना चलने का केस तो तैयार नहीं कर रही हो ना? अरे नहीं भाई, पर पापा के इस दुख में बिल्कुल अकेले पड़ जाने पर ध्यान तो जाता ही है। ठीक है, ध्यान जाता है, बिल्कुल जाता है, पर क्या किया जा सकता है? अब बताओ, क्या किया जा सकता है? देखो मेरी बात को समझो, हम लोग 10-12 दिन में तो आ ही जाएंगे, और यूं सोचो तो ये संयोग की बात है कि हम यहाँ हैं, वरना मेरी पोस्टिंग कहीं और भी हो सकती थी। होती तो पापा हमारे पास होते। ओ नो। क्या बोल रही हो? पापा हमारे साथ होते, हमारे पास होते? बिल्कुल भी नहीं होते वो, क्योंकि वो इस बात को कभी पसंद ही नहीं करते। उन्हें निर्भरता पसंद नहीं है, समझी? और वैसे भी इस घर को वो जी जान से प्यार भी तो करते हैं। अब की बात छोड़ो प्रकाश, इस तरह की ठोकरों से आदमी का जीवन टूट जाता है। क्या पापा ने अपनी जवानी में ऐसा बुढ़ापा कल्पित किया होगा? और वैसे भी ये घर घर कहाँ रह गया है? यू आर इनकॉरेजिबल, टोटली इनकॉरेजिबल। तुम्हें तो ना कहीं पे सोशल वर्कर होना चाहिए था, जीवट टूट जाता है। सहयात्रा के आश्वासन का एक नन्हा सा आवेग, जो पापा की यातना से शुरू होकर प्रकाश के कंधों पर बिखर जाने के लिए ललक उठा था, वही फ्रीज हो गया। हे हे हे, हो 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 हो, शिमला, शिमला आ जाने पर 3-4 दिन खूब अच्छे बीते थे। स्वामित्व और एकांत अधिकार की धूप में सिके हुए, कुरकुरे, भीतर तक सीलन का कोई निशान बाकी नहीं था। प्रकाश बहुत खुश था, उदार भी हो लेता था, अच्छा लगता था। उसे झेल पाने की आकांक्षा भी जागती थी। जाने मन जानती हो, जीने का क्रम ऐसा ही रहे, धूप से सिका, सीलन रहित। सुनो, देखो तुम यहीं बैठी रहना, मैं जरा अभी वहां जाता हूँ और वापस आता हूँ, ठीक है? यहीं बैठी रहना, अभी आया, अभी आया। पर जीवन में पहाड़ों की एकांत उपत्यकाओं में धन देकर खरीदी हुई हॉटली सुविधाएं तो नहीं, उसमें केवल मैं ही तो नहीं, केवल प्रकाश ही तो नहीं, जराग्रस्त पापा भी है, दुख से टूटी भाभी भी है, उनके पितृहीन बच्चे भी। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां दो व्यक्ति अबाध चल सकते हो। अरे, किस सोच में पड़ी हो? कुछ नहीं, सच में कुछ भी तो नहीं। कुछ तो बताओ बताओ। कुछ नहीं, यूं ही क्या कभी कोई चुप नहीं हो जाता? हो जाता है, लेकिन आज नहीं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो देख रही हो वहां, उस पहाड़ी पर जहां वो लाइट्स टिमटिमा रही हैं? सेसिल है वो जगह, जानती हो? वहां जो कैबरे की टीम है ना, वो पेरिस तक वो आई है, पेरिस तक। और आज वहां कैबरे देखने का प्रोग्राम बनाया है मैंने। और मैडम, आज आप क्या पहनेंगी वो हम आपको बताएंगे। वहां मुझे देख पाने के लिए समय होगा तुम्हारे पास? ओह, so you are challenging me, are you? You know, darling, I shall get more wild, more wild, more wild only for you, my love. आज आज बड़ा मजा आ रहा है ना? नहीं, कम से कम तुम यहाँ तो हो, पूरी की पूरी मेरे पास, पूरी की पूरी मेरे साथ। मैं डर गई थी, छिटक गई थी। क्या बात है, तुम कुछ मूड में नहीं लगती? कोई बात नहीं, यूं ही। बताओ ना, बताओ बताओ। यूं ही मुझे डर सा लग रहा है। डर? अरे कैसा डर, कैसा डर? देखो, इस सड़क पर हम क्या अकेले चल रहे हैं? नहीं, ये नहीं। तो फिर? मुझे
कैबरे जाने से डर लगता है और घबराहट भी होती है। डर कैबरे जाने से और घबराहट भी होती है? अरे इसमें डरने की क्या बात है? सच सच बताना, पहले कभी देखा नहीं है क्या तुमने? हाँ, एक बार देखा है तो फिर क्या दिक्कत है भाई? देखा है तभी तो दिक्कत है। मुझे लगता है कि मैं ही अनावृत हुई जा रही हूँ। व्हाट नॉनसेंस! क्या बोल रही हो तुम? लगता है वहां जाने से पहले तुम्हारे दिमाग की धुलाई जरूरी है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। कैबरे देखते हुए मुझे लगता है कि केवल मैं ही नहीं, आसपास की, संसार की सभी स्त्रियां अनावृत होती जा रही हैं। एक एक करके उनके कपड़े झड़ते चले जा रहे हैं और तुम सब उन्हें देख रहे हो, आंखें गड़ाए वैश्यों की तरह। कितना घृणित लगता है मुझे ये सब। शेमफुल, डिस्गस्टिंग। फुलिश, फुलिश, टोटली फुलिश। तुम बेवकूफ हो नेरी, बेवकूफ। अरे उसके नंगे होने से तुम कैसे नंगी हो सकती हो? मैं नहीं समझा सकती प्रकाश, पर सबकी देह, सबकी एनाटॉमी सब उघड़ पड़ जाता है मेरे आंखों के सामने। हाँ हाँ, जैसे कोई जानता ही नहीं है क्या इस बात को? जानते हैं सभी, फिर भी बाप बैंड बाजे बजाकर अपनी बेटी को दामाद के हाथों सौंपता है, ये जानते हुए भी कि इस सारे हिसाब में एनाटॉमी का भी एक हिसाब होगा, फिर भी कोई पर्दा। मैं मूर्ख हूं प्रकाश, डर लगता है मुझे। ये सारी दुनिया। तुम्हें डर लगता है? हुँ? तुम्हें मेरे साथ होने में डर लगता है? ठीक है, चलो उठाओ, उठाओ, हम वापस जाएंगे, चलो। क्यों वापस, क्यों? इसका ये तो मतलब नहीं कि हम देखने नहीं जा सकते। देखो, तुमने मुझे पूछा तो मैंने अपने मन की बात तुम्हें बता दी। और मैं भी तो तुम्हें अब अपने मन की ही बात बता रहा हूं कि अब हम वहां नहीं जाएंगे। इनफैक्ट हम यहां रहेंगे ही नहीं, हम वापस जाएंगे, घर जाएंगे, चलो। एक तीखा सा खेद मेरे मन में जागा, अपने को कोसा भी। ओ प्लेजर किलर, क्या कहना जरूरी था? तुम्हें क्या हो गया है प्रकाश? क्या हम वापस जा रहे हैं? हाँ, हम वापस जा रहे हैं। प्रकाश ऐसा करके मुझे दंड देना चाह रहा था। रास्ता एक बोझिल खामोशी में कटा। वो दिखाता रहा उसे नींद आ रही है, और मैं दिखाती रही कि मुझे नींद तक नहीं आ रही। घर में पापा पर विचित्र सी प्रतिक्रिया हुई, जैसे समझ ही न पा रहे हो कि खुश हो या आशंकित। अरे मन नहीं लगा क्या, या कहीं मेरी चिंता की वजह से तुम दोनों जल्दी चले आए? अरे पापा, वो दरअसल बात यह है कि मैं अभी आया, और ये कहकर प्रकाश सीढ़ियां चढ़ गया। बहू, क्या प्रकाश की तबीयत खराब है? हाँ पापा, वो थोड़ी ढीली है। ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। नहीं नहीं पापा, थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो ठीक हो सकते हैं। पापा अस्वस्थ नहीं हुए, ये उनके चेहरे से उसी समय स्पष्ट था। पर प्रकाश की चुप्पी अटूट थी। वो घर में उतना रहता जितना आवश्यक होता, और बातचीत जितनी होती ना, केवल खाने के टेबल पर। 2-4 दिन ऐसे ही चला। कड़वाहट मेरे मन में भी थी, प्रकाश की ओर से शीत युद्ध की स्थिति। आखिरकार मैंने ही पूछा, प्रकाश तुम थक नहीं गए? ऐसे रह पाना कितना मुश्किल है, आखिर कब तक चलेगा? तुम्हारी मेहरबानी रही तो इस बात पर नहीं तो किसी दूसरी बात पर जरूर चलेगा। समझ जाएंगे तो किसी भी बात पर नहीं चलेगा, समय तो लगता ही है ना। नहीं, या पूरा समझा जा सकता है या बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता। तो पूरा समझ लो या फिर समझा दो। नामुमकिन। तुम्हारे साथ तो एकदम नामुमकिन। यू नो व्हाई? बिकॉज यू always make me feel small. You always make me feel small. मैं तुम्हारे आतंक में अब नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। हर वक्त यही समझाया जाना कि मैं गलत हूं, केवल मैं ही गलत हूं। तुम्हारे इन सो कॉल्ड सिद्धांतों की ना मुझे परवाह नहीं है। You can take them away with you. Understand? I damn care. Just go to hell.
मेरे उस दिन के कहने से तुम यही समझे हो? जी हाँ, यही समझाऊं, बिल्कुल यही समझाऊं। और जानती हो क्यों समझाऊं? कि तुम्हारी समझ जो है ना, वो मेरी समझ नहीं हो सकती, और भगवान न करे कभी ऐसा हो। होटल में नंगा नाच करती वो जूली, वो शीला, वो जो भी कोई, अरे वो मेरे लिए तुम नहीं हो सकती। कैसे हो सकती हो? इट इज टोटली एब्सर्ड, एब्सर्ड। मैं नहीं सह सकता ये सब बेतुकी बातें। तुमने सारा का सारा ट्रिप ही चौपट कर दिया था। किसी अप्रत्याशित कुंठा ने मुझे समूचा जकड़ लिया। ठीक है, मैं घर चली जाऊंगी। जाओ। मैंने कहा मैं घर चली जाऊंगी। सुना नहीं क्या कहा मैंने? जाओ, बिल्कुल जाओ, अपने घर जाओ। मुझसे नहीं, पापा से पूछ कर जाना। मैंने अपनी अटैची भरनी शुरू की। पहला जोड़ा रखते समय कोई नीरी अनचिन्ही प्रत्याशा मन में जागी, पर वो बनी नहीं रही। एक के बाद एक रखे जाने वाले जोड़ों के ढेर में उसकी कब्र बनती गई। अटैची का कवर बंद करते सभी प्रत्याशाओं के मुंह ढक गए, जिन्हें किसी तेज नुकीली आवाज के बिना अनावृत करना कठिन होता। घर पहुंची। मां बाबूजी को समझाने में समय न लगा। सरप्राइज सरप्राइज देकर खुश करना चाहती थी। मां ने पूछा भी, इस चुहल से ससुराल में काम कैसे चलता है? वहां चुहल है ही कहां मां। असल में मेजर भैया के जाने के कारण सब ठंडा पड़ गया है। मां ने जाने क्या कब कब की किस किस की बातें सुनाई। 2-1 दिन तो मैं जी भर के सोई, जैसे अचानक वर्षों बाद राहत मिली हो। बाद में उस राहत में फांस लगने लगी। कोई पत्र नहीं, पैगाम नहीं। मां ने पूछा तो कह दिया, प्रकाश से शर्त लगाकर आई हूं कि कितने दिन पत्र के बिना रहा जा सकता है। फिर एक रात डर लगा कि स्थिति यूं ही बनी रही तो। फिर उस रात मैंने ही एक चिट्ठी लिख दी। फिर एक 2 दिन के अंतराल में लिखती रही, परंतु कोई उत्तर नहीं आया। फिर एक दिन अचानक सुबह सुबह पापा आ पहुंचे। पापा। जब से गोविंद गुजरा है मैं घर से नहीं निकला। सोचा मैं ही बहू को लिवा लाऊं। ओ पापा। जानता हूं बेटी, तू सामान बांध, कल सुबह हम लोग घर चलेंगे। पापा, क्या आपको प्रकाश ने भेजा है? मेरा सोचना ठीक था। तू प्रकाश से लड़कर आई है। वेरी वेरी ऑब्स्टिनेट बॉय। उससे झगड़ा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बेटी। देखो, दीवार से सिर मारने से अपने ही सिर में चोट लगती है, समझी? पापा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपको प्रकाश ने भेजा है? उसने कहा है मुझे लिवा लाने को? नहीं बेटी, प्रकाश ने मुझे नहीं भेजा है। मैं अपनी इच्छा से तुम्हें लिवाने आया हूं। देखो, चाहता तो मैं तुम्हें झूठ बोल सकता था, पर जिस बात का तुम्हें जाकर सामना करना है उसे छिपाने से क्या लाभ। चल बेटी, देखो तुम बहुत मत सोचो, चलो। शोक, ताप, आक्रोश, मानहानि, एक तपता हुआ तीर सा वाक्य मेरे मुंह में छटपट आया। मुझे आपके साथ तो नहीं रहना है ना जन्म भर, परंतु वैसा वाक्य ऐसे पापा को नहीं कहा जा सकता। पापा, आपको कुछ पता भी है? कितनी सड़ी गली, कितनी छोटी सी बात पर। जानता हूं बेटी, ऐसी वैसी किसी भी बात पर वो भड़क जाता है और महीनों मुंह फुलाए रहता है। बिना माँ का पला है ना। पापा। हाँ जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तू घबरा रही है, ऐसे गुजर कैसे होगी? हैं? आ मेरे पास बैठ। देखो, अंग्रेजी में एक शब्द है रेजिलियंस, यानी लचक। वो उसमें नहीं है, उसे वही तो सिखाना है। तो रेजिलियंट होकर दिखाना तो पड़ेगा ही ना। चल बेटी चल। देखो, मान ना कर, जिस दिन से तू गई है घर खाने को दौड़ता है। बेटी, घर में सिर्फ प्रकाश ही तो नहीं है ना। चल बेटी चल। मुझे सचमुच लगता है मैं पापा के कारण वापस जा रही हूं।
पापा के ही कारण एक दीवार से सिर फोड़ने को कृत संकल्प होकर। और मुझे अचानक लगा पापा प्रकाश के तीरों, नुकीली चोटों के बीच और मेरे बीच खड़े हैं, मुझे ढके हुए, पूरी तरह सुरक्षित किए हुए। अनावृत अगर कोई है तो वो प्रकाश है, घुन्नाता, भुनभुनाता, सुख के लिए हाथ पैर पटकता, अकेला, पागल, जिद्दी बच्चा। ये क्या हुआ है मुझे? मैं अचानक फुर्ती से सामान बांधने लगी हूं। ये क्या हुआ है मुझे? मैं अपने घर को जाने लगी हूं। ये क्या हुआ है मुझे? मैं अपने घर को जाने लगी हूं। तो साथियों, ये थी आज की दूसरी कहानी, अनावृत कौन। इन दोनों कहानियों, एक स्त्री के कारनामे और अनावृत कौन का मंचन संभव ग्रुप जो है दिल्ली और दिल्ली के बाहर पहले कर चुका है। और इन कहानियों का निर्देशन प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर ने किया था। हमारी ये पहल आप लोगों को कैसी लगी, हम चाहेंगे कि प्लीज आप लोग जरूर हमें बताएं अपने कमेंट्स हमें लिख करके। और चलिए मिलते हैं जिन कलाकारों ने इन कहानियों को आपके सामने आज प्रस्तुत किया। तो मेरी रिक्वेस्ट है एक्टर्स से कि प्लीज एक्टर्स अपने अपने कैमरे ऑन करिए, आ जाइए। और हो सकता है कुछ इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आई हों। दरअसल ये सारा का सारा मामला काफ़ी जुड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी से। कोशिश तो हमारी रही है कि ऐसा कुछ ना हो। तो पहली कहानी में जो स्त्री के कारनामे आपको दिखा रही थी दुर्गा शर्मा, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्नातक हैं। एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री तो है ही दुर्गा, उसके साथ ये बहुत ही कुशल डिज़ाइनर और थिएटर डायरेक्टर भी हैं। और दूसरी कहानी में हमारे साथ थी गौरी देवल। गौरी देवल भी NSD ग्रेजुएट हैं, एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं और दिल्ली थिएटर में बहुत एक्टिव हैं। अपना खुद का ये अपना एक एक्टिंग स्कूल भी चलाती हैं। और जो उसमें गौरी के साथ उस कहानी में प्रकाश की भूमिका कर रहे थे अमित सक्सेना, ये भी NSD स्नातक हैं। अमित बहुत अच्छे अभिनेता हैं, साथ ही ये ट्रेंड डांसर भी हैं और बहुत अच्छे कोरियोग्राफर और डायरेक्टर ये भी हैं। और प्रकाश के जो पिता की भूमिका निभा रहे थे वो हैं प्रकाश झा। तो ये देख लीजिए, प्रकाश के पिता भी प्रकाश हैं। और प्रकाश झा जो है पिछले अनेक वर्षों से NSD की जो पत्रिका है रंग प्रसंग, उसके सहयोगी संपादक तो हैं ही, साथ में ये मैथिली भाषा के रंगमंच में बहुत सक्रिय हैं। इनका अपना एक ग्रुप भी है, मैलो रंगमंच। और इनके साथ मैं था, अमिताभ श्रीवास्तव। और इस पूरे कार्यक्रम का जो तकनीकी समन्वयन किया वो किया था अरुजा श्रीवास्तव ने। तो ये है हमारी कुल टीम और ये हमारी आज की प्रस्तुति रंग पाठ 1। नमस्कार।